हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग का, फिर वो किसी भी स्टेट लेवल का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। बिकॉज मोस्टली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, इंग्लिश, इन सब से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपके सभी स्टेट के जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से फिजिक्स के कुछ जनरल क्वेश्चन शेयर करूंगी जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम, कोबाल्ट, सोडियम, आयोडीन। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, कोबाल्ट। बिकॉज कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है दैट इज CO60 यानी कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप होता है, इसको यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। अब कैसे यूज़ किया जाता है? इससे जो भी गामा रेडिएशन निकलती है उन गामा रेस को डायरेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी पर। ह्यूमन बॉडी में जब ये गामा रेस डायरेक्टली डाली जाती हैं तो जो भी कैंसर सेल्स होती हैं, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, उनको ये गामा रेस किल करती हैं। तो इस तरीके से ये जो कोबाल्ट 60 है ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट, बिकॉज इसका जो आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60 उसको हम यूज़ करते हैं कैंसर थेरेपी में। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनमें से कौन सी ऐसी लाइन या जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो हमें पहले वन बाय वन सारे स्टेटमेंट रीड करने होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, यानी फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ये भी करेक्ट है बिकॉज जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज पाथ बनाती हैं, ये सबको पता ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। अब इसमें दो स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है क्लोज कर्व और थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओपन कर्व बनाती है। अब इनमें से कोई एक चीज़ करेक्ट हो सकती है, या तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कर्व बना रही होंगी या फिर ओपन कर्व बना रही होंगी। तो इसमें जो करेक्ट है वो है क्लोज कर्व, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्लोज कर्व बनाती है। तो ओपन कर्व वाला जो ऑप्शन है ये हमारा नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड इन क्रॉस ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज जो भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती यानी क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये सही बोल रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यानी इनके थ्रू जो स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। ये गलत बोल रहा है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कर्व बनाती है, दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर आउटर मैग्नेट के आउटर से हम देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरीके से ये क्लोज पाथवे बनता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। हमारी आइज़ में कुछ लेयर्स होती हैं, ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी थिन यानी पतली मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है हमारी आइज़ में। तो इसके लिए आपको पहले आइज़ की लेयर्स पता होने चाहिए। तो मोस्टली आप लोगों ने बायोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा कि जो हमारी आई होती है वो मेनली 3 लेयर्स से बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, उसके अंदर एक लेयर होती है दैट इज कोरॉइड, एंड फिर इंटरनल लेयर एकदम सबसे इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना, राइट। तो ये जो स्क्लेरा लेयर होती है ये आउटर साइड में, एंटीरियर साइड में एक पतली सी मेम्ब्रेन बनाती है हमारी आई में, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। सबसे पतली झिल्ली होती है जो स्क्लेरा बनाती है हमारे एंटीरियर आई में, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो सबसे पहले यही एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें लाइट जो होती है वो एंटर करती है इसको पार करके। सो यहाँ पे ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज कॉर्निया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेमन केप्ट इन अ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर appears to be larger than its actual size, it is because of। बोल रहा है कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें एक लेमन डला हुआ है, वो लेमन अपने एक्चुअल साइज से लार्जर दिख रहा है, ऐसा क्यों? नॉर्मली अगर आप लेमन को हाथ में पकड़ोगे तो जो उसका साइज़ है वैसा दिखेगा, बट इसको अगर आप ग्लास टम्बलर में डाल दोगे
तो ये एक्चुअल साइज से थोड़ा सा लार्ज दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऑप्शंस दिए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा थर्ड, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। बिकॉज जो लाइट होती है उसके रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन हिंदी में बोलते हैं। लाइक आपको ये पता होगा दैट एक नॉर्मल होता है, उसमें एक इंसिडेंट लाइट होती है, एंड इंसिडेंट लाइट जब किस अनदर मीडियम में जाती है यानी लिक्विड मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ा सा पास में आ जाती है, यानी नॉर्मल से दूर ना जाके नॉर्मल के क्लोज आती है। तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये होगी इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल रे। तो रिफ्रैक्शन में जो इंसिडेंट रे होती है वो बाद में जो रिफ्रैक्टेड रे बनती है वो पास में आ जाती है नॉर्मल के। तो इस फिनोमिना की वजह से, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, जो एक्चुअल साइज़ है लेमन का यानी नींबू का वो उससे हमें थोड़ा सा लार्ज दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन पूछ रहा है। कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, दैट इज आर इज इक्वल्स टू एफ, आर इज इक्वल्स टू 2f, आर इज इक्वल्स टू 3f, आर इज इक्वल्स टू 4f। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है। मान लीजिए कि ये आपका स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर से उसका जो भी कर्व है सर्कल का, उससे जो भी डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये तो सेंटर हो गया और बीच में ये जो आपका रेडियस हो गया, ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से मान लीजिए कोई पैरेलल लाइट आ रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, वो स्फेरिकल मिरर के कर्व से इंटरेक्ट करके यहाँ से जो भी कट लगाएगा जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ है इसको हम एफ से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं। तो इधर से इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा होगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2f। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैवल ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के ट्रैवल से रिलेटेड ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है यानी इनकरेक्ट है। तो उसके लिए हमें पहले सारे स्टेटमेंट रीड करने होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, मतलब जो साउंड वेव्स होती है वो वाटर में ट्रैवल कर सकती है, तो ये करेक्ट है। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू एयर, ये भी करेक्ट है। एयर्स में तो साउंड वेव ट्रैवल करती है, वरना जो भी हम बोलते हैं उसको हम सुन कैसे पाते प्रॉपरली, राइट? क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो एयर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर थर्ड है साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू स्टील, स्टील के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती हैं, ये भी करेक्ट है। क्योंकि अगर आपने कभी देखा हो कि आप स्टील का बर्तन या कुछ भी होता है, अगर वो बजता है या उससे जो भी वेव्स निकलती हैं साउंड की वो हमें सुनाई देती है ना प्रॉपर, दैट मीन्स स्टील के थ्रू साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती है। इनके थ्रू नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए जो होगा आंसर वो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड इज कैप्ड इन अ ग्लास बीकर। एक ग्लास बीकर है, उसमें एक लिक्विड भरा है, कुछ भी हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। मान लीजिए ये बीकर है, इसमें ये लिक्विड भरा है, तो पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सी इस लाइन है जो कि करेक्ट है इस भरे हुए लिक्विड के लिए जिसमें प्रेशर लग रहा होगा बेस पर। ऐसी क्या लाइन होगी, क्या चीज़ है जो ऊपर से प्रेशर डाल रही है नीचे बेस पर जो जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। ऑप्शन है द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। जो प्रेशर है वो बेस का जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम। इस पर जो प्रेशर पड़ रहा है इस बेस पर, ये लिक्विड वॉल्यूम का जो भी हाइट है उसकी वजह से है। नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो भी प्रेशर है इस लिक्विड की घनत्व यानी डेंसिटी की वजह से नहीं है, डज नॉट डिपेंड, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रेशर नाइदर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर नॉर ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड ऑफ द वॉल्यूम। ना ही तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है और ना ही तो हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम।
क्योंकि बेस पर बोल रहा है ना, यहाँ पे पूछा लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन बोला हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, बिकॉज जितनी ज़्यादा हाइट यानी जितना ऊपर तक पानी भरा होगा यानी लिक्विड भरा होगा, ज़रूरी नहीं है वो पानी हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है, जितनी हाइट तक लिक्विड भरा होगा दैट मीन्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल, राइट। तो लिक्विड में भी कुछ पार्टिकल्स उसके होंगे जिसका वो बना हुआ है, जितनी हाइट तक भरा होगा दैट मीन्स उतने ऊपर तक वो पार्टिकल्स होंगे, और बेस के पार्टिकल्स के ऊपर जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वो उस बेस के पार्टिकल्स पे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी लिक्विड की यानी कि उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे इस लिक्विड बीकर में वो बेस के पार्टिकल्स पर यानी बेस पे जो लिक्विड है उस पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे, राइट। तो जो भी प्रेशर इस बेस ऑफ बीकर पे पड़ रहा होगा वो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर डिपेंड करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज द प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी। कोई सर्कुलर पाथ है उसमें कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वे में, तो उसकी वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन है चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होगी, इस परपेंडिकुलर हो जाएगी, रिमेन्स अनअल्टर्ड, एक जैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज चेंजेस। जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। क्यों, मैं बताती हूँ। जब यूनिफॉर्म वे में सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी चल रही होगी तो आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, राइट। तो जब यूनिफॉर्म वे में चल रही होगी, लाइक ये बॉडी है कोई, ये पहले इस तरह मूव कर रही थी, तो इस पॉइंट पर आके ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ। देन यही मूव करते जब इधर आएगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। आप इसको ईस्ट वेस्ट मान लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसको ईस्ट वेस्ट मान रहे हो या इसको नॉर्थ साउथ मान रहे हो, वो आप लोग किस तरीके से बनाते हो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये ईस्ट वेस्ट वाला मान लेती हूँ और ये नॉर्थ साउथ मान लेती हूँ। वो यहाँ पर चल रहा था, दैट इज़ वेस्ट टू ईस्ट, फिर यहाँ पर आने पर ये नॉर्थ टू साउथ हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंड अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज होगी, भले ही वो यूनिफॉर्मली उसमें मूव कर रहा है बट है सर्कुलर पाथ पे, और क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव करने पर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स with which the earth attracts the moon is greater than the force with which moon attracts the earth, is equal to the force with which moon attracts the earth, is less than the force with which moon attracts the earth, or the none of the above. So the correct option is B, that is equal to the force with which the moon attracts the earth. जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स से मून अर्थ को भी अट्रैक्ट करता है। मतलब इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर अर्थ जो है जिस भी फोर्स से मून को अट्रैक्ट कर रहा है उससे कम या ज़्यादा फोर्स में मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज दोनों में सेम फोर्स लग रहा है। अगर अर्थ उसे किसी एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो सेम फोर्स मून भी अर्थ पर लगाएगा, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़। एसआई सिस्टम यानी जो सिस्टम इंटरनेशनल होता है उसमें एनर्जी की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन है जूल, वोल्ट, कैलोरी, अर्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज़ जूल। कैलोरी और अर्ग जो होता है वो सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की, दैट इज़ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में जो यूनिट्स होती है, ऐसा यूनिट एनर्जी की जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एम शेल हैव। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जो फिज़िक्स का भी पार्ट है। तो सबको पता होगा जो एटम होता है उसमें लाइक जो भी शेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। तो फर्स्ट शेल को हम डिनोट करते हैं के शेल से, देन सेकंड शेल होती है एल जिसको हम एल शेल बोलते हैं, देन फिर थर्ड शेल आती है जिसको हम एम शेल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हमें थर्ड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, राइट। तो फर्स्ट सेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, देन जो सेकंड शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो और थर्ड जो शेल होती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।
तो थर्ड शेल यानी जो हमारी एम शेल है उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होगा 18। ऑप्शन है 18, 8, 1, 2, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you call a component of identical size that offers a higher resistance to electricity? उस component को हम क्या बोलेंगे जो कि higher resistance ऑफर कर रहा हो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, राइट। रेजिस्टेंस मीन्स होता है जो बीच में रुकावट पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो रुकावट पैदा कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, ऑब्वियसली वो पुअर कंडक्टर हुआ, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दे रहा। ऑप्शन है पुअर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज पुअर कंडक्टर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रुकावट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो न्यूमेरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन से भी कुछ आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं आते बट नॉर्मल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल ही है, यानी एवरेज क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ पर्सन बर्न अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हर्ड इट्स इको 5 सेकेंड्स आफ्टर इट बर्स्ट। मान लीजिए कोई क्लिफ है, उसके सामने ये पर्सन है जिसने फायर क्रैकर बर्न किया, दैट इज कोई पटाखा जलाया, तो उससे जो भी साउंड प्रोड्यूस हुई उस फायर क्रैकर से, उसका इको यानी जाने से उसके पास तक लौटने तक का जो समय था, उस इको का जो साउंड था, उसका जो टाइम था वो था 5 सेकेंड। फिर बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड इज़ क्लोज टू। अगर स्पीड ऑफ द साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है तो इस पर्सन और इस क्लिफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आपको टाइम दिया है, आपको स्पीड दिया हुआ है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, राइट। एवरीवन नोज कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम दैट इज़ 340 इंटू 5 सेकेंड जब आप करोगे तो 1700 आपका आंसर आएगा, राइट। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज जो डिस्टेंस पूछी है वो आपका पर्सन और क्लिफ के बीच में पूछी है, लेकिन जो आपने टाइम यूज़ किया है वो आने जाने दोनों का था, राइट। तो इसको पहले आपको हाफ करना पड़ेगा, देन आपकी एग्जैक्ट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल के आएगी। तो जो भी आप लोगों का डिस्टेंस ये निकला है उसको जब आप हाफ करोगे यानी 2 से डिवाइड करोगे, देन आपका आंसर आएगा 850 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 4, दैट इज़ 850 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज फॉर 10 आवर्स अ डे। एक 100 वाट का बल्ब है जो कि हर दिन 10 घंटे के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 3 डेज। तो 3 दिन में उस बल्ब से कितनी एनर्जी यानी कितनी यूनिट एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो पहले तो हमें टोटल आवर्स निकालने होंगे। एक दिन में 10 घंटे यूज़ होता है, यानी 3 दिन में 30 घंटे यूज़ होगा। 3 इंटू 10 जब आप करोगे यानी कि 30 आवर्स आपका टोटल टाइम निकल के आ गया। आपके पास पावर दिया गया है 100 वाट, एनर्जी निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, दैट इज़ 100 इंटू 30। तो आपका ये आ गया 3000 वाट आवर। इन दोनों की यूनिट मल्टीप्लाई हो गई ना, वाट आवर। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ चीज़ गिवन भी है, दैट इज़ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट। अब इसी को पहले हम किलोवाट आवर में चेंज कर लेते हैं। तो जब 3000 वाट आवर को हम किलोवाट आवर में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 किलोवाट आवर, राइट, क्योंकि 1 किलो में 1000 होता है, तो 3 किलोवाट आवर हो गया। अब क्योंकि 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट खर्च हो रही है तो 3 किलोवाट आवर में 3 यूनिट खर्च होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 3 यूनिट। इस क्वेश्चन बोल रहा था एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा? इट्स एवरेज वेलोसिटी, इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इट्स एवरेज स्पीड। करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज। ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ आपको, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है? आपको फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपसे पावर पूछी गई है, तो पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फोकल लेंथ।
और जहाँ पर ये जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होनी चाहिए। बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है तो उसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने का मतलब 0.1 मीटर, राइट। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, सॉरी। तो यहाँ पर 1/0.1 रखोगे आप, क्योंकि ये वैल्यू फोकल लेंथ की है और क्योंकि हमें पावर निकालना है, राइट। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/0.1। तो 0.1 जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 10 डायोप्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, दैट इज 10 डायोप्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड एंड लाइट वेव्स आर, जो साउंड और लाइट वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं? ऑप्शन है रिस्पेक्टिवली लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इन एयर, रिस्पेक्टिवली ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल इन एयर, बोथ लॉन्गिट्यूडनल इन एयर, बोथ ट्रांसवर्स इन एयर। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ये वेव्स होती हैं, राइट। तो साउंड और लाइट दोनों कैसी वेव्स हैं? तो जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाता है और जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। सो रिस्पेक्टिवली लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज साउंड्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स आर द light waves. So the correct option is first, that is longitudinal and transverse in air. So this is all about today's video. जैसे मैंने आप लोगों से कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन शेयर किए, होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।